बच्चों, थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस की पेपर सेकंड यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाले पेपर में अ, आज अपन एक नया यूनिट यानी जो अपनी नया यूनिट भारतीय विदेश नीति वाली इकाई है, उसमें भारतीय विदेश नीति के पाठ की शुरुआत करेंगे। भारतीय विदेश नीति क्या है, भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व क्या है, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करें कि विदेश नीति है क्या। व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी। बेसिकली जो विदेश नीति है वो क्योंकि जो परराष्ट्र परराष्ट्र के साथ आपके संबंध है, यानी एक देश का किसी अन्य दूसरे देश, अलग अलग देशों और आज के संदर्भ में वैश्विक संगठनों के साथ किस प्रकार संबंध रहता है, वैश्विक संगठनों विभिन्न देशों की नीतियों के प्रति क्या रिस्पॉन्स रहता है, क्या नीतियां रहती है, वो समस्त चीजें जो है वो विदेश नीति कहलाती है। यानी कि अब विदेश नीति कोई नई चीज नहीं है। फर्स्ट ईयर में जब अपन ने कौटिल्य का पाठ पढ़ा था, तो अपन ने जब कौटिल्य के परराष्ट्र का सिद्धांत, मंडल सिद्धांत पढ़ा था, तो ये स्पष्ट था कि प्राचीन कालखंड में भी किस प्रकार विदेश नीति निर्माण को प्राथमिकता दी जाती थी और विदेश नीति के बारे में बहुत सारे तथ्य और सिद्धांत भी सामने रखने होते थे, जिससे कि एक राष्ट्र, एक देश सक्षम हो। और आज भी जो विदेश नीति है किसी भी देश की, उसके लिए सबसे अहम बात यह है कि वो अपने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखे। राष्ट्रहित, जैसे कि मॉर्गेंथ्यू ने भी कहा है, जो मॉर्गेंथ्यू अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बहुत बड़े प्रतिपादक सिद्धांतकार हैं, उन्होंने कहा भी है कि नेशनल इंटरेस्ट डिफाइन इन टर्म्स ऑफ पावर, यानी शक्ति के संदर्भ में राष्ट्रहित को जो है परिभाषित किया गया है। राष्ट्रहित बहुत आवश्यक है किसी भी विदेश नीति के निर्माण में, और आज भी चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो या कोई अन्य देश हो, राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए अपना रिस्पॉन्स दुनिया के प्रति अपनी विदेश नीति का निर्माण करते हैं। यद्यपि विदेश नीति को कई बार कूटनीति भी कहा जाता है, लेकिन विदेश नीति और कूटनीति अलग है। कूटनीति विदेश नीति का एक माध्यम अथवा हिस्सा हो सकता है, क्योंकि विदेश नीति को प्राप्त करने, विदेश नीति को बनाने, उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने और उसके अनुरूप अपने नीति में परिवर्तन के लिए कूटनीति जहाँ एक साधन हो सकता है, माध्यम हो सकता है, तो कई बार उसके लिए युद्ध नीति को भी फॉलो करना पड़ता है ना। तो कूटनीति का मतलब वार्ता के माध्यम से, युद्ध नीति का मतलब युद्ध के माध्यम से अपने विदेश नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करना, तो उसका एक माध्यम हो सकता है, लेकिन विदेश नीति एक व्यापक है। हम जानते हैं कि प्रारंभ में भारत जो है वो आदर्शवाद, की विदेश नीति आदर्शवाद, अहिंसा, क्योंकि गांधी जी का सिद्धांत था अहिंसा, और साथ में कूटनीति, और इसलिए कूटनीति का वो अहिंसात्मक शांतिवादी सिद्धांत जो पंचशील का, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने प्रतिपादित किया था, उसके आधार पर विदेश नीति फ्रेम की जाती थी, है ना। तो ये जो है, ये कुल मिलाकर विदेश नीति है। अब भारतीय विदेश नीति जो है वो वो उसके उद्देश्य क्या है, उसके आदर्श क्या है ना। संविधान के नीति निर्देशक तत्व वाले हिस्से में, अनुच्छेद 51 में, ये भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य क्या होने चाहिए, इसको कुछ कुल मिलाकर डिफाइन करने की कोशिश उस अध्याय के तहत की गई है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा, राज्य राष्ट्रों के मध्य न्याय और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा, राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों तथा संधियों का सम्मान करेगा, तथा राज्य अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद हैं उनको पंच निर्णयों यानी मध्यस्थों द्वारा निपटाने की रीति को बढ़ावा देगा। तो कुल मिलाकर ये भारतीय विदेश नीति के आदर्श बन गए। अब इसमें आप अगर देखें नीति निष्कर्ष के इस भाग में, तो इसमें कहीं भी युद्ध नीति या फिर युद्ध के माध्यम से विवादों के समाधान का उल्लेख नहीं है। तो ये जो आदर्श बना, इसके आधार पर हम एक ये तय कर सकते हैं कि भारतीय विदेश नीति के आदर्श या भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य क्या क्या है। जैसे नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए
प्रयत्नशील रहना, है ना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील रहना। भारत ने इसके लिए अनेक स्तरों पर कदम उठाए। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाए जाने की नीति, है ना, हम अंतर्राष्ट्रीय विवाद हो वो हम मध्यस्थता आपस में वार्ता के जरिए हम निपटाने का प्रयास करेंगे, आपस की वार्ता के द्वारा। इसलिए भारत पाकिस्तान जो है वो आपस में, भारत कहता है कि पाकिस्तान के साथ जितने भी आउटस्टैंडिंग मुद्दे हैं वो आपसी वार्ता से निपटाएगा। फिर सभी राज्यों और राष्ट्रों के बीच परस्पर सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखना, है ना, और इसमें ही वो चीज शामिल है जो बाद के वर्षों में कई संधियों, कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का उद्देश्य बना कि भाई हम एक दूसरे की एकता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। पंचशील में भी ये बात आई, सह अस्तित्व का सिद्धांत, है ना, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सिद्धांत। फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति और विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों में संधियों के पालन में आस्था बनाए रखना, यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है उसके अनुसार अपनी नीति, देश नीति बनाना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की पालना करना। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियां होती है जो है भी, भारत उसका हिस्सा भी है, तो उनकी पालना करना ताकि विश्व में शांति बने रखना। फिर इसी आदर्श उद्देश्य में अपन ये भी गिना सकते हैं कि सैनिक गुटबंदियों और सैनिक समझौतों से अपने आप को अलग रखना, क्योंकि सैनिक गुटबंदी और सैनिक का संधियां, जैसा कि शीत युद्ध के दौर में नेटो और वार्सा पैक्ट के रूप में आया था, वो युद्ध को बढ़ावा देते हैं, तनाव को बढ़ावा देते हैं, शस्त्रीकरण को बढ़ावा देते हैं, तो उससे पृथक रखना अपने आप को। और भारत ने हर संभव प्रयास किया कि ऐसी 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 सैनिक गुटबंदियों से स्वयं को अलग रखा जा सके, है ना। जब शीत युद्ध का पीक था तब भी भारत किसी गुट में, चाहे वो नेटो, सेंटो, सीटो, वार्सा पैक्ट इत्यादि, मीडो इत्यादि संगठन बने, सैन्य संगठन बने, तो उनमें किसी का भी सदस्य भारत नहीं बना। फिर उपनिवेशवाद का हर रूप में विरोध करना, और यही कारण है कि भारत ने एफ्रो एशियाई सम्मेलन आयोजित किया, में भाग लिया, भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का समर्थन किया। उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद का प्रखर विरोध करना, ये प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के टाइम से लेकर और आज तक ये भारतीय विदेश नीति का कोर वैल्यू, कोर एक तरह से एलिमेंट है, एक बहुत ही केंद्रीय तत्व है। फिर साम्राज्यवाद, यानी उपनिवेशवाद का ही जो एक प्रखर रूप है साम्राज्यवाद, उसको उसका विरोध करना, और जो देश उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद या नस्लवाद से पीड़ित है उनकी मदद करना। हम देखते हैं कि भारत ने न सिर्फ फिलिस्तीन का समर्थन किया बल्कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का विरोध किया, नामीबिया में रंगभेद का विरोध किया, जिम्बाब्वे की स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया, है ना। यहाँ तक कि 1948 में ही इंडोनेशिया में जब डच ने वापस हस्तक्षेप किया था 1946 के बाद, युद्ध समाप्ति के बाद, उसका भी विरोध किया था। तो अमेरिकी उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद जो वियतनाम में हुआ, वियतनाम युद्ध की आलोचना की, अमेरिका की आलोचना की, सोवियत हस्तक्षेप जो हुआ अफगानिस्तान में, भारत ने उसकी आलोचना की। तो ये जो है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से पीड़ित देशों का साथ देना, ये भारतीय विदेश नीति का एक अहम हिस्सा रहा है। फिर जो भारत का राष्ट्रीय हित है उसका संवर्धन करना और उन हितों को की सुरक्षा करना, ये भारतीय विदेश नीति का एक प्रमुख उद्देश्य और आदर्श है ना। फिर सभी देशों के साथ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वाणिज्यिक और व्यापार सहयोग कायम करना। अब वो चाहे शीत युद्ध के दौर में दोनों ही गुटों से था, या फिर डब्ल्यूटीओ की स्थापना के बाद डब्ल्यूटीओ की शर्तों के अनुसार व्यापारिक संबंध कायम करना अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखते हुए। और इसलिए भारत ने, हमें पता है कि डब्ल्यूटीओ के जो एग्रेरियन लॉज थे, फार्म लॉज थे, जो फार्म क्लॉज थे, फार्म सब्सिडी वाले क्लॉज थे, उसका विरोध भी किया, है ना। तो अपने राष्ट्रीय हित को रखते हुए, आगे रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य और व्यापार में सहयोग करना। और इसलिए भारत ने क्षेत्रीय सहयोग संगठनों को भी में से भी साझेदारी की है, चाहे वो आसियान हो, एपेक हो या दक्षेस हो, इनके साथ भी सहयोग कायम किया है। एक प्रमुख उद्देश्य ये रहा है खासकर कि द्विपक्षीय सहयोगों को बढ़ाना और दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ाना, यानी द्विपक्षीय पड़ोसियों के साथ द्विपक्षीय सहयोग और संवाद को कायम करना,
और विकासशील देशों के साथ आपस में परस्पर सहयोग कायम करना। एक और प्रमुख उद्देश्य रहा है वो है वैश्विक संगठनों के साथ सहयोग और विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्था का पूर्ण समर्थन करना। भारत ने न सिर्फ संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारंभिक सदस्य बनना स्वीकार किया बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी प्रकार के प्रकल्पों और सभी प्रकार के सामूहिक अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को अपना समर्थन दिया है, वित्तीय भी और कई बार सैन्य जो शांति स्थापना के लिए सैन्य सहयोग है वो भी भारत ने एक्सटेंड किया है यूएनओ को। तो इस तरह से भारत का एक बहुत बड़ा योगदान, भारत की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है और भारतीय विदेश नीति का यह हिस्सा भी रही है। एक और बहुत बड़ा बिंदु है वो निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण भारत की विदेश नीति का हिस्सा है। यद्यपि निशस्त्रीकरण के बावजूद भारत अपने राष्ट्रीय हितों को ऊपर रखता है, इसलिए जो भेदभावपूर्ण निशस्त्रीकरण के प्रयास हुए, चाहे वो एनपीटी रहा हो चाहे वो सीटीबीटी रहा हो, भारत ने उसका विरोध किया, उस पर हस्ताक्षर नहीं किए, लेकिन भारत संपूर्ण आणविक निशस्त्रीकरण की बात करता रहा है, उसको समर्थन देता रहा है। तो निशस्त्रीकरण जो है वो भारतीय विदेश नीति का एक हिस्सा रहा है। और भारतीय विदेश नीति का एक प्रमुख जो केंद्र है वो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया भी है। दक्षिण एशिया यानी भारत के सातों पड़ोसी देश जहाँ दक्षिण सब स्थित है, और दक्षिण पूर्व एशिया यानी जहाँ पर हम लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट की पॉलिसी को फॉलो करते रहे हैं वो। तो वो एक बड़ा हमारा एक फोकल पॉइंट रहा है भारतीय विदेश नीति का। तो ये जो है ना ये कुछ आदर्श हैं और इन्हीं आदर्शों के बाई प्रोडक्ट के रूप में हम देखते हैं कि अच्छी संधियां, अच्छे समझौते हुए। पंचशील जो समझौता चीन और भारत के बीच में हुआ वो एक आदर्श माना जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का। यद्यपि चीन ने उसका पालन नहीं किया, चीन ने उल्लंघन किया, चीन ने जबरदस्ती भारत पर आक्रमण किया, भारत की भूमि पर 1962 में ही अक्साई चीन वाले हिस्से पर कब्जा कर लिया जो आज तक उसके कब्जे में है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हिस्से का भी एक अनधिकृत हिस्सा ले लिया। तो ये सब अरुणाचल पर क्लेम करता रहा वो, है ना। तो ये जो है ना, इसके बावजूद भारत ने कभी भी अपनी ओर से किसी भी देश के प्रति, पाकिस्तान के साथ भी युद्ध हुआ, चीन के साथ भी युद्ध हुआ, लेकिन वो भारत का जवाब था जब भारत ने सैन्य कार्रवाई की। अन्यथा आक्रमण की पहली शुरुआत भारत ने कभी नहीं की है। भारत हमेशा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को बढ़ावा देता रहा है, लेकिन आत्मरक्षा के लिए, आत्मरक्षार्थ भारत को यदि कदम उठाना पड़े तो भारत उससे भी पीछे नहीं हटता है। तो ये जो है भारतीय विदेश नीति के कुछ प्रमुख उद्देश्य और आदर्श रहे हैं जिसके अनुसार भारत की विदेश नीति बनी है। और भारतीय विदेश नीति के निर्माण में क्या क्या प्रमुख तत्व हैं, निर्धारक तत्व, उसकी चर्चा हम आगे